गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बाह्य प्रक्रिया भाग 2 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर में आपने नदी और नदी के कार्य मतलब क्षरण और निक्षेपण इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो आज हम उसी से संबंधित एक दूसरे कारक जैसे हिमानी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं बाह्य प्रक्रिया में क्या क्या होता है। बाह्य प्रक्रिया जो है वो खनन कार्य जो क्षरण करती है, खनन कार्य से बनी जलोढ़ मिट्टी कारकों द्वारा बहाकर ली जाती है। नदी द्वारा बहाकर जाती है, हिमानी द्वारा, पवन द्वारा, सागरी लहरें द्वारा और भूजल द्वारा। कारकों की गति बहुत धीमी गति से जब होती है तब उनका निक्षेपण होना शुरू होता है। इस पद्धति से बहता पानी, नदी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इनके द्वारा अपरदन होता है और निक्षेपण होता है। अपरदन मतलब टूटी हुई चीजों को बहाकर ले जाना, और जब नदी की गति मतलब जो कारकों की गति है जब वो धीमी हो जाती है तो वो अपने साथ जो चीजें बहाकर ले जाती है उनका वजन ज्यादा होने की वजह से वो उनकी गति के साथ बह नहीं पाते और वहीं पर कहीं ना कहीं निक्षेपित हो जाते हैं, संचित या फिर जमा हो जाते हैं। इन कारकों से भूपटल में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और नए नए भू आकृतियां, भू स्थलाकृतियां हमको दिखाई देती हैं। जैसे कि पहाड़ जो है, धीरे धीरे पहाड़ों के तलहटी के हिस्से का कटाव होने लगता है, पहाड़ के ऊंचे भागों का कटाव होने लगता है। तो इस तरह की आकृतियां हमको दिखाई देती हैं। हमने बाह्य प्रक्रिया भाग 1 में देखा था कि अपक्षय, अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का उसी स्थान पर टूटना जहां पर वो चट्टानें खड़ी होती हैं। अपरदन उन टूटी हुई चट्टानों को अपने साथ बहा कर ले जाना, ये अपरदन होता है। और निक्षेपण जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि वो बही हुई चीजें जब गतिशील नहीं हो पाती हैं तो एक जगह पर संचित हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, तो उसे हम निक्षेपण, इस प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हिमानी, हिम, हिम की नदी। हिम इस शब्द से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। हिम का मतलब होता है बर्फ। अब बर्फ की नदी कैसी होगी? तो बर्फ जो है, पहले तो देख लेते हैं। हिम या बर्फ की नदी जो धीमी गति से ढलान की दिशा में प्रवाहित होती है, बहुत ही धीमी गति से। बर्फ नदी की तरह तेज गति से नहीं बहती है पहाड़ों पर से, बहुत ही धीमी गति से, और वो भी ढलान वाली स्थिति होगी तब। अगर ढलान नहीं होगी तो बर्फ वहां से मतलब प्रवाहित नहीं होगी। अब ये जो है हिमानी, ये होती क्या है? तो बर्फ की वह नदी, बर्फ की लगातार वर्षा होती रहती है। तो क्या होता है, लगातार वर्षा होने की वजह से ऊपर की जो बर्फ होती है, ऊपर की बर्फ का दबाव नीचे की बर्फ पर लगातार पड़ता रहता है, और नीचे की बर्फ लगातार दबाव के कारण कठोर हो जाती है, कठोर हो जाती है और उसका वजन भी बढ़ जाता है। जैसे कि हमने फ्रिज में बर्फ के टुकड़े देखे हैं, क्यूब, वो कितने कठोर होते हैं, आपने उसको देखा है, ठीक है। तो इसी तरह से वो जो बर्फ है, ऊपर की बर्फ के लगातार गिरने की वजह से नीचे की बर्फ बहुत कठोर हो जाती है, और कठोर होने की वजह से उसका वजन भी बढ़ जाता है। कठोर तो तभी होगी जब वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ने के बाद क्या होता है, ये जो वजन वाले बर्फ है, ये जो हिम राशि है, बर्फ की हिम राशि है, ये ढलान की दिशा में धीरे धीरे नीचे की ओर सरकने लगती है। इसी को हम हिमानी या फिर हिमनद और अंग्रेजी में ग्लेशियर कहते हैं। कई बार तो ये बर्फ इतनी कठोर होती है कि जो पर्वतारोहण
अपने साथ वो हैमर लेकर जाते हैं, तो उस हैमर से उस बर्फ पर वो चोट नहीं कर पाते हैं। इतनी ज्यादा कठोर होती है ये बर्फ। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बाद में जब ये हिम नदी हिमानी जो है ये नीचे की ओर प्रवाहित होती है, तो धीरे धीरे इसका बर्फ का जो रूप होता है वो जल में परिवर्तित होने लगता है, क्योंकि ऊंचाई पर तापमान जो है बहुत कम होता है और बर्फ की जो वर्षा होती है ज्यादातर ऊंचाई वाले प्रदेशों में, पर्वतीय प्रदेशों में होती है। जैसे जैसे वो बर्फ की नदी बर्फ जो है नीचे की ओर सरकती है, तलहटी की ओर आती है, वैसे वैसे वह पिघलने लगती है और पिघलकर धीरे धीरे उसका रूपांतरण जल में हो जाता है। इसका उदाहरण हमारे हिमालय की सभी नदियां हैं। हिमानी अब ये क्या काम करती है, तो ये 3 प्रकार से अपरदन करती है। मतलब चट्टानों को, जो टूटी हुई चट्टानें हैं उनको अपने साथ बहा कर ले जाने का जो काम करती है वो 3 प्रकार से करती है। पहला, उत्पाटन मतलब प्लकिंग। हिमानी की तली के, मतलब हिमानी के जो नीचे का हिस्सा होता है, वो जो बर्फ सरक रही है, तो उसके नीचे के हिस्से में जो भी चट्टानों के टुकड़े होते हैं वो इस बर्फ के साथ ही धीरे धीरे घिस कर आगे की ओर सरकने लगते हैं। मतलब बर्फ जो है वो अकेले नहीं सरक रही है, उसके साथ वो जो छोटी छोटी टुकड़े हैं चट्टानों के, वो भी उस बर्फ के साथ नीचे की ओर सरकते हैं। तो इस क्रिया को हम उत्पाटन कहते हैं। दूसरा, अपघर्षण। अब बर्फ के साथ, बर्फ तो है ही और उसके साथ छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े भी हैं, तो क्या होता है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये किसी दूसरी चट्टान के ऊपर से जब गुजरते हैं तो उस चट्टान में भी खरोंचें लगने लगती है, उन छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से और उस कठोर बर्फ की वजह से। तो उस चट्टानों की और ऊंचाई से जब वो हिमानी नीचे की ओर आती है, तो वो कैसे, ऊपर से कोई पत्थर अगर हम जोर से गिराएंगे मिट्टी के ऊपर, नीचे मिट्टी पड़ी है, ऊपर से हमने पत्थर जोर से गिराया, तो क्या होता है, मिट्टी जो है वो पत्थर मिट्टी के अंदर धंस जाता है। तो ठीक ऐसे जब ऊंचाई से हिमानी नीचे की ओर, घाटी की ओर गिरती है, तो इसी तरह से घाटी के निचले हिस्से का क्षरण होता है इस हिमानी के कारण, और फिर बाद में वो आगे आगे बहते हुए जल के रूप में रूपांतरित होता है। इसे कहते हैं अपघर्षण। अब आते हैं सन्निघर्षण। हिमानी के साथ प्रवाहित होते हुए कंकड़, पत्थर और वो चट्टानों के खंड आपस में रगड़ने लगते हैं, आपस में ही एक दूसरे से रगड़ते हैं, घिसते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम सन्निघर्षण कहते हैं। और जब ये चट्टाने, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जब आपस में रगड़ते हैं तो इनका भी और छोटे टुकड़ों में रूपांतरण होने लगता है, और छोटे छोटे टुकड़े, और ये टुकड़े कई बार इतने छोटे हो जाते हैं, इतने बारीक हो जाते हैं कि इनका रूपांतरण मृत्तिका मतलब कांप की मिट्टी में बदल जाता है। इसलिए हिमालय से जितनी भी नदियां हमारे देश में बहती हैं, वो सभी नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती हैं, और उसी जलोढ़ मिट्टी के कारण हमारा उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश बना है, जहां पर किसान अपनी खेती करते हैं। उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश हिमालय की नदियों द्वारा ही बनाए गए हैं। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, हिमानी की आकृति है, ये हमारे भारत की काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है उसकी बाल्तारो हिमानी है ये। अब ये हिमानिया, हम सभी, हमारे पास पानी का तो बहुत भंडार है, नदियों द्वारा भी पानी मिलता है, झीलों द्वारा भी, और सागर में तो और भी ज्यादा पानी है। लेकिन हम सागर का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि उसमें क्षारता की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे हमारे किडनी फेल होने की समस्या आ सकती है। तो हम सागर का पानी तो नहीं पी सकते। तो ये जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, या फिर प्रायद्वीप पठारों से निकलने वाली नदियां हैं, ये विश्व में सबसे ज्यादा तो हिमालय से ही जो नदियां निकलती हैं, उन्हीं से मीठा पानी, पीने योग्य पानी हमको मिलता है। तो पृथ्वी के धरातली सतह पर ये पानी के सबसे बड़े भंडार के रूप में जाने जाते हैं, पीने योग्य पानी। ठीक है, आगे। अब
अब आते हैं हिम रेखा। अब ये हिम रेखा क्या है? पर्वतीय प्रदेश। अब वही पर्वतीय प्रदेश है जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है और जिन पर हिम की वर्षा होती है, बर्फ की वर्षा होती है। और ध्रुवीय क्षेत्र, हमारे पास दो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ। उत्तर की तरफ आर्कटिक महासागर ध्रुवीय प्रदेशों में आता है और दक्षिण की तरफ अंटार्कटिका, ये क्षेत्र जो है ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ आता है। तो इन दोनों जगहों पर साल भर बर्फ की बारिश होती है और ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में भी बारिश होती है बर्फ की। और क्या होता है, लगातार बारिश होने की वजह से वो बर्फ का ऊपर से दबाव पड़ता है और नीचे की बर्फ बहुत कठोर हो जाती है और ये इतनी कठोर हो जाती है कि वो कभी भी पिघलती नहीं है। तो ऐसी कभी ना पिघलने वाली बर्फ को, हिम को हम हिम रेखा के रूप में जानते हैं। उस आवरण को, सिर्फ एक छोटा सा हिम नहीं है, एक पूरी की पूरी चादर बिछी हुई है बर्फ की, जो कि कभी नहीं पिघलती है। तो उसे ही हम हिम रेखा कहते हैं। ठीक है। अब ये जो हिम रेखा है, इसकी ऊंचाई के बारे में, पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा है जिसके ऊपरी भाग पर हमेशा बर्फ जमा रहती है। हिम रेखा की ऊंचाई अलग अलग जगहों पर हमेशा अलग अलग होती है। जैसे कि अंटार्कटिका और आर्कटिक, इन महासागरों में हिम रेखा जो है ये सागर की सतह पर ही होती है। सागर का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, सागर की सतह, तो उसी पर ये हिम रेखा पाई जाती है इन ध्रुवीय प्रदेशों में। लेकिन पर्वतीय प्रदेशों में इन इस हिम रेखा की ऊंचाई 4550 मीटर से लेकर 5460 मीटर तक होती है। ठीक है। मतलब पहाड़ों पर ये जो हिम रेखा है ये बहुत ऊंचाई पर पाई जाती है, लेकिन ध्रुवीय प्रदेशों में समुद्र सतह के ही लेवल पर ये हिम रेखा पाई जाती है। नदी की तरह हिमानी भी 3 कार्य करती है। पहला तो क्षरण, दूसरा वहन और तीसरा निक्षेपण। क्षरण मतलब, अब ये क्षरण जो है ये अपक्षय से अलग है। क्षरण का मतलब होता है घिस घिस कर चट्टानों का टूटना, और अपक्षय में तो हमने देखा था 3 ही कारक हैं उसके, अपक्षय के। वहन, वहन मतलब हिमानी जो बहाकर ले जाती है उन छोटे छोटे टुकड़ों को, और निक्षेपण जो उसको जमा करती है। हिमानी का क्षरण कार्य। हिमानी की गति बहुत धीमी है, पानी की तरह तेज गति से नहीं बहती है। उसकी गति धीमी होने पर, धीमी क्यों होती है? क्योंकि बर्फ का वजन जो है वो ज्यादा होता है, उसका घनत्व अधिक होता है। हिमानी अपने तल और कगार, मतलब हिमानी जब बहती है तो उसके नीचे का हिस्सा और उसके किनारों का हिस्सा, हिमानी के किनारे के भाग और नीचे के भाग का सबसे ज्यादा क्षरण होता है, बहुत अधिक मात्रा में। लेकिन ऊपरी हिस्से का क्षरण नहीं होता है। हिमानी के क्षरण कार्य से कौन कौन सी स्थलाकृतियां तैयार होती हैं? तो इसमें टोटल 6 हैं, और भी हैं लेकिन मैंने आपकी किताब में इतने दिए हुए हैं। हिमगह्वर, जिसे हम शर्क कहते हैं, शुककूट या तीक्ष्ण कटक, एरिट्स, गिरिश्रृंग, हॉर्न्स, यू आकार की घाटी, यू शेप वैली, लंबित घाटी, लटकती हुई घाटी, इसे ये भी कहते हैं हैंगिंग वैली, और मेषशिला, रॉश माउंटेन। ये देखिए, ये कुछ कुछ ये जो आकृति है ये हमें आरामदायक कुर्सी जो होती है जिसमें बुजुर्ग लोग लेटते हैं और थोड़ा झूला झूलते रहते हैं, तो कुछ वैसी ही आकृति है। ये जो है आकृति, ये हिमगह्वर की आकृति है। अब ये बनती कैसे है ऐसे आकृति? हिमगह्वर या फिर सर्प, ये अपर्दन की वजह से होता है, क्षरण की वजह से। और क्षरण से चट्टाने जब टुकड़े जब बहते हैं और ऊंचाई से निचले क्षेत्र की ओर बड़ी तेज गति से गिरते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, नीचे मिट्टी पड़ी है, ऊपर जोर से हमने पत्थर फेंका, या फिर कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, कीचड़, वो जो पत्थर है वो कीचड़ में धस जाता है और उस जगह पर छेद जैसा बन जाता है।
तो ठीक ऐसे ही ऊंचाई से जब हिमानियां नीचे की ओर आती हैं, तलहटी की ओर आती हैं, तो धप्प से उस पर गिरती हैं, जिसकी वजह से वहां पर अर्धवृत्ताकार या फिर कटोरे के आकार की विशाल आकृति बन जाती है, गहरा गर्त बन जाता है। और ये जो कार्य होता है ये ज्यादातर खड़ी ढलान वाले, मतलब स्टीप ढलान जो होती है वहीं पर ये देखने को मिलता है। तो इस तरह की आरामदायक कुर्सी जैसे जो इलाके होते हैं, भूरूप होते हैं, उसे ही हम हिमगह्वर कहते हैं। और बाद में क्या होता है, कुछ समय बाद ये जो बर्फ निचले इलाकों में जमा होती है, कटोरे में जो जमा होती है, वो पिघलती है, और पिघलने के बाद वहां पर एक झील जैसा बन जाता है, एक ताल जैसा बन जाता है। उसे हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट। अब ये जो है ऊंचाई से बर्फ नीचे की ओर जब सरकती है, तो इस तरह के कटाव जैसे चट्टानें ऊपर खड़ी हुई हमें दिखाई देती हैं। इसे हम शुककूट या फिर एरिड्स या फिर तीक्ष्ण कटक भी कहते हैं। तीक्ष्ण कटक का एक अलग से आपको परिभाषा दिया है मैंने। एरिड या फिर शुककूट, किसी पर्वत के दोनों ओर जब हिमगह्वर तैयार होते हैं, सर्प के विकसित होने से उसके बीच का जो भाग है वो नुकीला सिरे जैसा रह जाता है। ये देखिए, बीच का जो भाग है वो नुकीला सिरे जैसा दिख रहा है हमें। तो इसी भाग को हम उसके बगल के जो किनारे हैं उसको हम शुककूट या एरिड कहते हैं। बगल के किनारों को, उस ऊपर के नुकीले भाग को नहीं। फिर निकट के दो हिमगह्वरों के बीच कगारों की किनारों की बड़ी तेजी से क्षरण होती है, बड़ी तेजी से छीजन होती है, जिसकी वजह से वो जो कगारे हैं वो धारदार बन जाती हैं, लगातार हिमानियों के नीचे की ओर जाने की वजह से। और ये कुछ कुछ आरी जैसी दिखाई देती है, तो इसे ही हम शुककूट कहते हैं। ये देखिए, वो जो और ये मतलब बर्फ पिघल पहाड़ों पर जमा हुई है, तो ये भी शुककूट का ही एक उदाहरण है। तीक्ष्ण कटक कहते हैं इसे। पहाड़ी भागों में सर्प एक दूसरे की तरफ सरकते हैं, जिससे मध्य का भाग जो है वो अपर्दित होकर, मतलब मध्य के भाग से सभी चीजें बहने की वजह से वो ऊपर का हिस्सा नुकीला ही रह जाता है, और वह आरी के समान या कंघी के दांतों के समान दिखाई देता है। उसे हम तीक्ष्ण कटक कहते हैं। ये देखिए, इसे आरी जैसा ये प्रतीत हो रहा है। अब आते हैं गिरिशृंग। अब सर्प मतलब हिमगह्वर के बनने के बाद और शुककूटों के बनने के बाद ऊपर वो जो नुकीला सा हिस्सा दिखता है हमें, उसे ही हम गिरिशृंग कहते हैं। ऊपर का नुकीला सा हिस्सा गिरिशृंग, या पहाड़ी के पार्श्वों पर सर्प के मध्य का वो नुकीला क्षेत्र पड़ता है, जिसे हम गिरिशृंग कहते हैं। और ये कई बार दो पहाड़ों के अगर बीच होता है, दो पहाड़ हैं और बीच में गह्वर बन गए हैं, तो ये कई बार सींग जैसा दिखाई देता है। ये नुकीली चोटी होती है। वैसे हॉर्न का मतलब होता है सींग, इंग्लिश में जो हॉर्न वर्ड है इसका मतलब होता है सींग। तो ये जो गिरिशृंग है ये चट्टान की सबसे ऊंची छोर होता है, नुकीला सिरा होता है। अब यू आकार की घाटी, देखिए यहाँ पर यू जैसा ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या होता है, लंबे समय तक बर्फ हिमानी जो है वो जमा होती है और आगे की ओर सरकती है। इस तरह से इसकी हमने आकृति बनाई है। बीच में बर्फ लगातार जमा होने से और हिमानी के सरकने की वजह से क्या होता है, कंटिन्यू क्षरण होता है, लगातार क्षरण होता है, जिसकी वजह से इस प्रकार की यू आकार की घाटी निर्मित होती है। हिमानी के अक्षरण से घाटी का तल वाला भाग समतल बनता है और उसके कगार और जो साइड साइड का जो क्षेत्र था वो धारदार बनता है, और बीच का भाग और भी गहरा अथवा सबसे ज्यादा गहरा होने लगता है। तो इस प्रकार यू आकार की घाटी तैयार होती है वहां पर।
ये है लंबित घाटी। ये जो घाटी होती है ये कुछ दूर से ही लटकती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा है कि कोई पहाड़ जो है वो लटका हुआ है और यहाँ से इस प्रकार के जलप्रपात निकलते हैं। मुख्य हिमानी की तुलना में जो उसकी सहायक हिमानियां होती हैं उनमें बर्फ की मात्रा बहुत कम होती है। मुख्य हिमानी की वजह से अ, सहायक हिमानियों का अपक्षरण जो है वो कम मात्रा में होता है। मुख्य हिमानी क्षरण ज्यादा करती है और सहायक हिमानियां जो होती हैं, जो छोटी छोटी हिमानी होती है, वो बहुत कम क्षरण करती है। इसकी वजह की तुलना में सहायक हिमानियों की घाटियों का क्षरण बहुत कम होने की वजह से क्या होता है, वो जो मुख्य हिमानी है वो ऊपर की तरफ से लटकती हुई सी प्रतीत होती है। ऊंचाई की तरफ से जब तल की तरफ देखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जब देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह जो हिमानी है, वह जो इलाका है, वो जो भूरूप है, वो लटकता हुआ नजर आता है। तो इस तरह की घाटियों को लंबित घाटी, लटकती हुई घाटी या हैंगिंग वैली कहते हैं। मेष शिला। मेष का मतलब होता है भेड़। तो ये जो है ये कुछ कुछ भेड़ की आकृति जैसी दिखाई देती है। अब ये भेड़ जैसी आकृति क्यों तैयार होती है, तो ये इसके पीछे भी क्षरण ही मुख्य कारण है, हिमानी द्वारा किया जाने वाला क्षरण। हिमानी जब आगे बढ़ती है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिमानी जब आगे की ओर सरकती है तो उसके नीचे की तरफ, तल की तरफ बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े और ये सब होते हैं। और जब ये आगे की ओर सरकते हैं तो रास्ते में अगर कोई दूसरी चट्टान पड़ती है तो उसी चट्टान पर ये छोटे छोटे टुकड़े घर्षण करते हैं, घिसते हुए आगे की ओर सरकते रहते हैं। और घिसने की वजह से अगर बीच में कोई चट्टान पड़ती है तो वह घिसने की वजह से चौरस, सपाट टीले जैसी दिखाई देने लगती है। इसे और इसको हम दूर से देखेंगे तो ये हमें भेड़, मेष की जैसे दिखाई, मेष के पीठ मतलब जिस पर बाल उगे होते हैं, देखिए आपने देखा होगा भेड़ को, तो उसके बाल जब उगते हैं तो कैसे वो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में ऐसा दिखाई देता है, बाल के अलग अलग सिरे दिखाई देते हैं, गुच्छे दिखाई देते हैं, तो वैसी ये आकृति बन जाती है। ये है वो झील जो कि हिमगह्वर के कारण तैयार होती है, जिसे हम टान भी कहते हैं। ये भारत में कश्मीर में गंगा बल झील है और अमेरिका के कोलोराडो में पैसिफिक टान है। गिरिताल या फिर टान या फिर सर्क झील, सर्क का मतलब हिमगह्वर है। ओके, क्या होता है उस जब गहराई पर वो आरामदायक कुर्सी तैयार होती है तो उस जगह पर जब बर्फ पिघलती है तो वह इस तरह के तालों में परिवर्तित हो जाती है, झीलों में परिवर्तित हो जाती है। ये देखिए, ऊंचाई की तरफ से नीचे हिमानी गिरती है, नीचे के हिस्से का क्षरण होता है और बाद में, अब ये ऐसा नहीं है कि नीचे का क्षरण हो रहा है, तो नीचे का जो क्षरण होता है तो उसकी वजह से भी कुछ चट्टानें और उस हिमानी में जुड़ जाती हैं और वो आगे जाकर यहाँ पर टर्मिनल मोराइन के पास जमा होती हैं और आगे जाने का रास्ता जो है वो बंद हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पर बर्फ पिघलने से झील की निर्मित होती है। अब हिमानी द्वारा वहन, हिमानी अपने साथ क्या क्या बहाकर ले जाती है। हिमानी अपने साथ बहते समय कांप की मिट्टी, छोटे पत्थर, बजरी, रेत जैसे कण होते, रेत और मृत अवशेष लेकर आती है और मिट्टी लेकर आती है, जिनके घर्षण के कारण चट्टाने प्रायः नुकीले हो जाते हैं। हिमानी अपने साथ जो बहाकर लाती है, जो कांप की मिट्टी बहाकर लाती है, उसे ही हिमोड़ कहते हैं। हिमानी जो अपने साथ कांप की मिट्टी, पत्थर, कंकड़ सब बहा कर लाती है, उस मिले जुले रूप को ही हिमोड़ कहा जाता है। हिमोड़ की मात्रा तल में और तटों पर नीचे की ओर
और किनारों पर सबसे ज्यादा होती है। ये जो नदियां भी बहाकर लाती है अपने साथ मिट्टी, तो क्या करती है नदियां बहाकर लाती हैं तो किनारों पर जमा करती हैं, और त्रिभुज प्रदेश जैसा समुद्र के किनारों पर भी जमा करती हैं। लेकिन जो हिमानी है, ये हिमानी जो बहाकर लाती है वो उसके तलों पर और उसके किनारों पर सबसे ज्यादा मात्रा में जमा होती है। कालांतर में बर्फ का रूपांतरण जब जल में हो जाता है, तो ये जो भारी हिमोड़ बड़ी मात्रा में बहाकर ले गई मिट्टी जो है वो एक जगह पर जमा हो जाती है, और ऐसी थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे हिमोड़ भी तैयार होते हैं। हिमानी के निक्षेपण से निर्मित भू रूप, पहला है हिमोड़, दूसरा हिमोड़ गिरी और तीसरा है हिमोड़ कटक। हिमोड़, ये देखिए, ये हिमानी जो बहकर आ रही है तो उसके बीच बीच में आपको जो काले काले रंग की लाइंस दिखाई दे रही है, यही हिमोड़ है। और किनारों की तरफ भी, चट्टानों के पहाड़ों के किनारों की तरफ तलहटी में जो काली लाइंस दिख रही है वो हिमोड़ है। हिमोड़ हिम नदी द्वारा प्रवाहित और निक्षेपित विभिन्न प्रमादों के अवसाद का संचय। हिमनद द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए चट्टानों के टुकड़े और मलबे का निक्षेपण घाटी के विभिन्न भागों में होता है, इसे ही हम हिमोड़ कहते हैं। हिमोड़ चार प्रकार के होते हैं: भू हिमोड़, पार्श्व हिमोड़, मध्य हिमोड़ और अंत्य हिमोड़। अब हम चारों पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस आकृति में देखिए, भू हिमोड़ छोड़कर बाकी सभी दिए हुए हैं। पार्श्व हिमोड़ है, मध्य है, अंत्य हिमोड़ है। और उसके बाद अंत्य हिमोड़ के बाद क्या होता है, बर्फ पिघलती है और उसका रूपांतरण पानी में हो जाता है और उससे फिर नदी का निर्माण होता है। ये है हमारा भू हिमोड़, जो कि पहाड़ से बहकर नीचे की ओर जब आती है, तलहटी, पहाड़ का जो निचला हिस्सा होता है उसे हम तलहटी कहते हैं। उस तलहटी में इस तरह के भू हिमोड़ निर्मित होते हैं। ये भू हिमोड़ की आकृति है नीचे की तरफ। तल में निक्षेपित किए गए हिमोड़ को पहाड़ के तलहटी में जो जमा किए गए मिट्टी, कंकड़ पत्थर, कांप की मिट्टी, इसी को हम भू हिमोड़ कहते हैं। अब दूसरा, ये है हमारा पार्श्व हिमोड़। किनारों की तरफ, पहाड़ के जो दो किनारे हैं उन किनारों की तरफ जो मिट्टी जमा होती है, जो कंकड़ पत्थर जमा होते हैं, उसे ही हम पार्श्व हिमोड़ कहते हैं, या फिर इसे हम कगारों की तरफ जमा करना भी कह सकते हैं। हिमानी के तट पर निक्षेपित हिमोड़ को, निक्षेपित मतलब जमा किए गए, संचित, निक्षेपित हिमोड़ को पार्श्व हिमोड़ कहते हैं। तीसरा, अब यहाँ पर देखिए बीच में हमको ऐसे चट्टानों की ऐसे लाइन जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन ये चट्टान नहीं है, ये हिमोड़ी है। जो कांप की मिट्टी है, बजरी है, रेत है, ये सबसे जो बना हुआ ये इलाका है। अब ये बीच में क्यों बन गया है, तो जब दो हिमानियां एक दूसरे के बगल से गुजरती हैं तो उन दोनों हिमानियों की अपनी अपने किनारे होते हैं, दो दो किनारे, जैसे नदी के दो किनारे होते हैं वैसे हिमानियों के भी दो किनारे होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, दो दो किनारे हैं दोनों नदियों, हिम नदियों के, तो बीच का जो हिस्सा है वहां पे ये जो हिमोड़ है इसका संचय, निक्षेपण सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इस तरह के मध्य हिमोड़ का निर्माण होता है। ये बीचों बीच मध्य हिमोड़ है। मध्य का मतलब होता है बीच में। जब दो हिमानियां इकट्ठा होती हैं तो वहां उनके भीतर के दोनों कगारों के पास, दोनों के जुड़ने वाले कगारों के पास पार्श्व हिमोड़ है दोनों के अपने अपने, और यही दो पार्श्व हिमोड़ मिलकर मध्य हिमोड़ का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, अंत हिमोड़। ये जो है ये उस जगह पर होता है जहां पर हिमानी आगे, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में हिमोड़ जमा हो जाता है और हिमानी के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो उस पूरे के पूरे हिमोड़ को बहाकर और आगे ले जा सके। इसलिए देखिए आगे के इलाके में, पीछे की तरफ हमको बर्फ दिखाई दे रही है और आगे के इलाके में सिर्फ हिमोड़ नजर आ रहा है।
और उस हिमोड़ ने बर्फ को रोक कर रखा हुआ है, मतलब बर्फ को और आगे जाने नहीं दे पाएगी, और बर्फ के पास भी क्षमता नहीं है कि वो हिमोड़ को अपने साथ बहाकर ले जाए। तो ये जो लास्ट का भाग है इसे हम कहते हैं अंत्य हिमोड़, टर्मिनल। हिमानी के आगे भाग में, आगे वाला भाग जहां हिम प्रवाह का जल में रूपांतरण होता है, वहीं पर ये हिमोड़, अंत्य हिमोड़ वाली मिट्टी जमा होती है। ये समझ में आया सबको? ओके, आगे चलते हैं। अब आते हैं हिमोड़ गिरी। हिमोड़ गिरी जो है, ये हिमानी जब बहती है आगे की तरफ, जब सरकती है, तो बीच में कहीं कोई ज्यादा मात्रा में हिमोड़ के जमा होने की वजह से या फिर किसी चट्टान की रुकावट की वजह से वो उसके ऊपर से, हिमानी जो है उसके ऊपर से जाती है। तो इस तरह की हिमोड़ गिरी तैयार होते हैं। इसे हम ड्रमलिन्स भी कहते हैं। जब हिमानियों के तल पर हिमोड़ का छोटे छोटे समय, थोड़े थोड़े समय पर छोटे छोटे टीले जैसे, गुम्मदागार टीले जैसे तैयार होते हैं, मतलब वो जो हिमोड़ है छोटे छोटे, कुछ ना कुछ रुकावट की वजह से एक एक जगहों पर हिमोड़ जमा होने लगते हैं, वो मिट्टी सब जमा होने लगती है, और वो मिट्टी इतनी ज्यादा मात्रा में जमा होती है कि उसके छोटे छोटे टीले बन जाते हैं, और उन टीलों के ऊपर से बर्फ का जाना संभव नहीं है, तो बर्फ जो है वो अपना रास्ता बदलती है, और वो टीले वहां पर वैसे के वैसे ही आकृतियों में दिखाई देने लगते हैं। तो उसे ही हम हिमोड़ गिरी कहते हैं। भू हिमोड़ का बहुत बड़े ढेर के रूप में निक्षेपण होने से ये जो लंब गोलाकार टीले तैयार होते भी हम, कई बार है ना, ये लंबे होते हैं टीले, पीछे की तरफ जब जिस तरफ से हिमानी सरकती है तो उस तरफ टीले बन जाते हैं, और उसके आगे की तरफ, उस टीले के आगे की तरफ एक लंबी सी पूंछ जैसी बन जाती है, तो उसे हम लंब गोलाकार हिमोड़गिरी कहते हैं। इसके उदाहरण उत्तरी आइलैंड में है और उत्तरी यूरोप के मैदानों में देखने को मिलते हैं, और ये वही इलाके हैं जहाँ पे बर्फ की वर्षा होती है। अब आते हैं हिमोड़ कटक या फिर इस्कर्स। ये वो इलाका है जहाँ पर बर्फ पिघल जाती है और वो आकृतियां वैसी की वैसी वहां पर बनी रहती हैं लंबे समय तक, ये हिमोड़ के जमा होने के कारण। कभी कभी हिमोड़ के निक्षेपण कार्य द्वारा सर्पाकार मोड़ और तीव्र ढलान वाले अति लंबे टीले बन जाते हैं। इनके सर्पाकार, नदी का भी आपने देखा था सर्पाकार मोड़ कैसे बनते हैं, वैसे ही हिमानियों के द्वारा भी ये सर्पाकार टीले 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 जमा होने की वजह से जिगजैग रूप में सर्पाकार मोड़ बनते हैं, और ये टीले जो हैं कई बार अति लंबे होते हैं और तीव्र ढलान वाले हो जाते हैं, बहुत तेज ढलान वाले जिस पर चढ़ना संभव नहीं होता है। तो ऐसे टीलों को ही हम हिमोड़ कटक कहते हैं। ओके, हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अब किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ सर। हेलो। हेलो। हाँ सुमित बोलिए। हेलो टीचर। हाँ सुमित बोलिए, बोलिए बेटा। टीचर मेषशिला क्या होता है? मेषशिला, आपने भेड़ देखी होगी बेटा। हाँ सर, हाँ। भेड़ के शरीर पर जब ऊन उगती है, ऊन, तो वो कैसे उसके शरीर पर ऐसे गुच्छे जैसी दिखाई देती है ऊन, ठीक है। हाँ, भेड़ भेड़ को हमने देखा है, उसके शरीर पे जब ऊन उगती है ना तो वो गुच्छे जैसी नजर आती है, अलग अलग गुच्छे बने होते हैं उसमें। तो क्या होता है जब हिमानी उगती है, आ, आ, एक बच्चा जो भी है वो म्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, तो क्या होता है जब हिमानी बहती है
तो नीचे की तरफ से, उसके हिमानी की तल की तरफ अगर कोई चट्टान पड़ती है रास्ते में, हिमानी के बहते समय रास्ते में अगर कोई चट्टान बीच में पड़ती है, तो हिमानी में जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ये सब होते हैं, ये क्या करते हैं, रास्ते में पड़ने वाली चट्टान को ना घिसते हुए चलते हैं, और वो इतना ज्यादा घिस देते हैं उन चट्टानों को कि वो चट्टान ऊपर से सपाट होने लगती है, चिकनी होने लगती है, और चौरस आकार में बदलने लगती है। चौरस आपने देखा है आकार, वर्ग जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह की आकृति उस चट्टान की बन जाती है जो हिमानी के नीचे दबी हुई होती है। और जब कालांतर में बर्फ पिघलती है, चट्टान तो नहीं पिघलेगी, फिर बर्फ ही पिघलेगी, तो बर्फ पिघलने के बाद वो जो चट्टान थी जो चिकनी हो गई है, सपाट हो गई है और चौरस हो गई है, वो साफ साफ दिखाई देती है। तो वो कुछ कुछ भेड़ की पीठ जैसी, भेड़ भेड़ के पीठ पे वो जो गुच्छे जैसे कापूस लगे होते हैं, कपास लगा होता है, वैसी वो दिखाई देने लगती है। कपास नहीं, ऊन। ठीक है, तो इस तरह से उसे हम मेषशिला या फिर भेड़ की पीठ वाली चट्टान कहते हैं। ओके, आदित्य थैंक यू। प्रजापति। ओके बेटा, आदित्य प्रजापति आपको कुछ पूछना है? किसी को और कुछ पूछना है? अभिषेक, हाँ पूछे बेटा। धीरज सर, म्यूट कीजिए और बोलिए क्या क्वेश्चन है आपके। अभिषेक, ओके। मौसम विजय चौधरी, टीचर। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। हिमानगिरी किसे कहते हैं टीचर? क्या बोल रहे हैं आप? हिमानगिरी। हिमानगिरी, ये क्या है? हिमगिरी? यस हिमगिरी, सॉरी। हिमगिरी नहीं था बेटा, हिमोड़गिरी था। मोर। हाँ, हिमोड़ का मतलब होता है वो जो कंकड़ पत्थर सब मिट्टी बहाकर लाई जाती है, वो है ना लगातार एक जगह पर जमा होने लगती है। हिमानी अपने साथ बहाकर लाती है और वो एक जगह पर जमा होती रहती है। तो लगातार जमा होने की वजह से क्या होता है, वो टीले जैसे बन जाते हैं। आप समुद्र किनारे गए होंगे, वहां पे आपने रेत के साथ खेला होगा, तो हम क्या करते हैं, रेत में टीले बनाते हैं, देखा है ना? किया है कभी आपने ऐसा? यस टीचर। हाँ, तो ऐसे टीले जो है ये हिमोड़ की वजह से बनने लगते हैं। तो इन्हीं टीलों को हिमोड़गिरी कहते हैं। हिमोड़ का मतलब मालूम है कि नहीं? हिमोड़ मतलब जो हिमनदी अपने साथ कंकड़ पत्थर रेत बजरी सांप की मिट्टी जो बहाकर लाती है, उस पूरे की पूरी चीजों को हिमोड़ कहते हैं। वो ले जाकर कहीं ना कहीं जमा होते हैं, वो सभी मिट्टी कंकड़ पत्थर, तो जो जहां पर जमा होते हैं, इन सभी चीजों को हम हिमोड़ कहते हैं। कुल मिलाकर हिमोड़। यस, और कुछ? नो टीचर, थैंक यू। वेरी वेलकम। हेलो टीचर, हाँ अभिषेक, बोलिए। ये जो बाह्य प्रक्रिया है इसका मतलब क्या हुआ? बाह्य प्रक्रिया जो बाहर से होती है, बाहर की तरफ से होती है। अब ये बाहर की तरफ से होने वाली जो प्रक्रिया, ये हमको जैसे कि हिमानी नदी 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 हम देखते हैं, और इनके द्वारा जो भी कार्य होता है, नदियों द्वारा जो कार्य होता है वो हमें दिखाई देता है। जैसे नदी अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती है, वो किनारों पर जमा करती है, और उसी किनारों पर लोग खेती करते हैं, उसी मिट्टी पर लोग खेती करते हैं। ऐसे हिमानी हिमानी जो है वो पहले हिमानी बनती है और उसके बाद नदियां बनती हैं। हिमालय की तरफ जो बर्फीले प्रदेश है वहां पर ऐसा होता है। तो ये बाह्य प्रक्रिया है जो कि बाहरी कारकों द्वारा होता है, जो कि जैसे कि पवन, हवा जो चलती है, हवा भी अपने साथ क्षरण करती है। हवा भी चट्टानों को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होती है। मान लीजिए कहीं किसी जगह पर आप खड़े हो
और उस समय बहुत तेज गति से आंधी आई तो क्या होगा? आपके आपके आसपास की चीजें आपके सामने, आंखों के सामने से ही उड़ने लगेंगी। कई बार तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। तो ये सब क्या है? बाहरी कारक हैं, बाह्य कारक हैं। ओके, ओके। और कुछ? हेलो टीचर। हाँ बोलिए सुमित। टीचर, हिम रेखा किसे कहते हैं? ओके, हिम रेखा किसी क्षेत्र में, ये जो हिम रेखा है ना, ये पर्वतों पर और ध्रुवीय प्रदेशों में ही पाई जाती है। ठीक है, अब कौन से पर्वत? तो जिन पर्वतों पर बर्फ की बारिश होती है। तो लगातार बर्फ की बारिश होने की वजह से क्या होता है? ऊपर की बर्फ जो लगातार बारिश हो रही है, उस ऊपर की बर्फ का दबाव जो है वो नीचे की बर्फ की तरफ पड़ने लगता है, और नीचे की जो बर्फ है वो बहुत ज्यादा कठोर होने लगती है। इतनी ज्यादा कठोर हो जाती है कि वो पिघलती ही नहीं है, इतनी ज्यादा कठोर। तो जब वो बर्फ नहीं पिघलती है तो उस पूरी की पूरी बर्फ की चादर को, वो जो नहीं पिघल रही है, उस पूरी की पूरी बर्फ की चादर को हम हिम रेखा कहते हैं। ठीक है, और पर्वतीय प्रदेशों में इसकी ऊंचाई मैंने आपको बताई है, 4000 से लेके 5000 के ऊपर तक है, अधिक होती है। ठीक है, और ध्रुवीय प्रदेशों में, ध्रुवीय प्रदेशों की तो बात ही अलग है। ध्रुवीय प्रदेशों में हमेशा बर्फ गिरती है क्योंकि वो 90 अंश अक्षांश की तरफ ध्रुवीय प्रदेश है। ठीक है, तो वहां पर लगातार बर्फ गिरती रहती है, हमेशा साल भर बर्फ की बारिश होती है। और समुद्र की जो सतह होती है, वहां पे जो समुद्र होता है, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, ये दोनों महासागर साल भर बर्फ से जमा रहते हैं। मतलब हमेशा बर्फ में ही इनका रूपांतरण हो जाता है, इनमें जल का रूपांतरण नहीं होता है। तो क्या होता है, ऐसे प्रदेशों में जो बर्फ कभी नहीं पिघलती है, जो बर्फ की एक लंबी सी चादर बिछी होती है, वो कभी नहीं पिघलती है, तो उसी बर्फ की लंबी सी चादर को हम हिम रेखा कहते हैं। हिम रेखा मतलब बर्फ वो कभी नहीं पिघलती। समझ में आया बेटा? यस ओके, टीचर, थैंक यू टीचर। ओके, वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? ये पीपीटी आपको शेयर किया जाएगा बेटा, और आप जब खुद से इसको पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा, आकृति के आधार पर देखकर। तो कुछ नहीं पूछना है तो फिर अभी बंद करते हैं। चलो, थैंक यू।